बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड का वफ्द इस वक्त पाकिस्तान के हंगामी और बड़े ही अहम दौरे पर मौजूद है। सितंबर 2024 में IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए $7 अरब के पैकेज की मंजूरी दी गई थी, जिसके साथ साथ हमेशा की तरह सख्त शराइत पर अमल दरामद का हिदायतनामा भी पाकिस्तान के हवाले किया गया था। IMF प्रोग्राम मिलने के बाद अब एक तरफ मुल्की मईशत को इस्तेहकाम जरूर मिला है, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान को IMF के दिए गए टारगेट्स को अचीव करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर IMF की जानिब से सख्त तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है। रवा माली साल की पहली सहमाही में टैक्स अहदाफ को पूरा करने में FBR को नाकामी हुई है। नए टैक्स इकदाम, मौशी इस्लाहात में सुस्त रवि, IPPs के साथ मुज़ाकरात, तवानाई सेक्टर के गर्दिशी कर्जे समेत कई अहम उमूर पर इस वक्त IMF की सख्त नज़र है। IMF ने हुकूमत को ताजिर दोस्त स्कीम के तहत ताजिरों से रवा माली साल की पहली सहमाही के दौरान 10 अरब रुपए का टैक्स वसूल करने का हदफ दिया था, लेकिन हुकूमत सिर्फ 17 लाख रुपए ही जमा कर सकी है, जो कि हदफ का 0.001% है। पाकिस्तान की जानिब से IMF को ब्रीफ किया गया है कि रवा माली साल की पहली सहमाही के दौरान टैक्स मशीनरी ने रिटेलर्स, थोक फरोशों और डिस्ट्रीब्यूटर से 11 अरब रुपए जमा किए हैं, लेकिन ताजिर दोस्त स्कीम के बारे में तवक्कुआत पूरी नहीं हो सकी। जायजे के दौरान IMF की तरफ से 2 तजावीज़ दी गई, या तो मिनी बजट के जरिए आवाम से टैक्स वसूल करके 189 अरब रुपए के रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा किया जाए, या फिर अनलिमिटेड अखराजात कम करने का काबिल अमल मंसूबा तैयार किया जाए। माहिरीन के मुताबिक फंड की जानिब से दोनों शराइत पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती हैं। IMF ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स यानी GST नाफिज करने का नया मुतालबा कर दिया है और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाकर 70 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़ दे दी है। माशी माहिरीन के मुताबिक IMF की तजवीज़ मानने की सूरत में 16 नवंबर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नुमाया इजाफे का इम्कान है। फिर IMF ने LNG की दरामद पर सरकारी मिल्कियती इदारे की मोनोपोली ख़त्म करने का भी मुतालबा किया है और रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए इजाफी रेवेन्यू इक़दामात की तजवीज़ भी दी है। अब इन तमाम तजावीज़ को अगर माना जाता है तो इस पर इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाएगा और क्या हुकूमत पाकिस्तान अमली इक़दामात करने के काबिल होगी, अगर होती है तो फिर लोगों पर कितना बोझ पड़ेगा। महंगाई एक बार फिर डबल डिजिट की तरफ जा सकती है, लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अशफाक तौला साहब हैं, टैक्स उमूर के माहिर भी हैं। अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो IMF इस वक्त कह रहा है कि आप या तो मिनी बजट लेकर आएँ, 189 अरब का शॉर्टफॉल पूरा करना है, ये किस तरीके से होगा? पहले तो ये पैदा क्यों हुआ? ये अगर टारगेट 13,000 अरब का रखा गया था तो मंथ वाइज टारगेट्स होने चाहिए थे जो कि अचीव होने चाहिए थे, ये क्यों नहीं हो सके आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, आपने अपनी दो बातों में ना खुद तदाद पैदा कर दिया। आपने कहा एक तो मईशत इस्तेहकाम की तरफ जा रही है और दूसरा आपने कहा कि जी मईशत डगमगा रही है। डगमगा इसलिए रही है कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो गया, ताजिर दोस्त में नाकामी होगी, कुछ चीजें जो आपने IMF से कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं की, तो फिर मईशत कैसे इस्तेहकाम में आई है? असल मईशत इस्तेहकाम में आने की वजह ये थी कि आपने बहुत ज्यादा अपनी मईशत पे कारी ज़रबे लगाई थी 2 सालों में, और इसलिए लगानी पड़ी थी कि आपने IMF से मिस कमिटमेंट किया था और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा था और आपने डिवैल्यूएशन किया, उसकी वजह से 26% इन्फ्लेशन आपका इम्बेड हुआ था। अब 32 में से 26 आप माइनस कर दें करेंसी स्टेबल होने की वजह से, तो 6% तो आपका क्या कमाल हुआ? इन्फ्लेशन कम हुआ, आपने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, आपका क्या कमाल हुआ? तो वही आपको मैं कहना चाह रहा था कि IMF में प्रोग्राम में रहते हुए IMF की वजह से आपको कोई बहुत डायरेक्ट गेन नहीं मिले हैं और ये रेवेन्यू शॉर्टफॉल ये रोजे रोशन की तरह आया था। आप शुरू के मेरी आर्काइव उठा के देख लें, बजट मैंने कहा था ये इनकंसीवेबल एंड नॉन अचीवेबल है। बिल्कुल। अगर उस वक्त कोई तज्कियाकार आपके मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो बस सिर्फ उन्होंने तारीफों के पुल बांधने होते, कोई एनालिसिस नहीं करता और ये फिर पैरालिसिस में सिस्टम आपका चला जाता है। असल वजह ये थी, अब ताजिर दोस्त स्कीम ले लें, 250 अरब की स्कीम मेरी मौजूद थी, एग्रीड थी पिछले साल, पता नहीं ये क्यों नहीं आए FBR चेयरमैन साहब या कोई और बता सकता है, मैं तो नहीं बता सकता। सब चीजें एग्री होने के बाद इस साल उस स्कीम को आप इंप्लीमेंट कर देते जैसे दूसरे आपने हमारे मेजर्स इंप्लीमेंट किए, तो आपको एक ताजिर दोस्त और स्कीमों के अंदर जरूरत नहीं थी आपको आने की। बहुत आसान सिस्टम था, आपने इसको ऑटोमेटिकली कॉम्प्लिकेट करके अपने आप को फेल करा लिया। तो ये चीजें आपको प्रॉब्लम आती है और आती रहेगी। दूसरी तरफ आपको भी पता था, मुझे भी पता है कि आप ऑपरेशन है, मुझे भी पता था, आपको भी पता था कि आपका इन्फ्लेशन कम होगा। तो जब ये सब चीजें पता थी तो इतने एम्बिशियस टारगेट आप कैसे रखते हैं जब तक आपके पास नए रेवेन्यू मेजर नहीं थे? नए रेवेन्यू मेजर के लिए आपके पास RRMC की रिपोर्ट थी, इसमें आपने 3 या 4 ले लिए,
और उसको भी सही तरीके से आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो ये आप देखें, इस वक्त मैं ये नहीं कहता सब अच्छे लोग हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब का कोई तजर्बा नहीं है रेवेन्यू और टैक्सेशन मेजर्स के अंदर, यानी फिस्कल लॉ के अंदर, फिस्कल मेजर्स में आपका कोई इनका तजर्बा नहीं है। आपके एमओएस है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, छोटा भाई है अली परवेज मलिक, कभी भी इनको भी फिस्कल पॉलिसीज और टैक्सेशन के बारे में नहीं पता। चेयरमैन साहब है हमारे, वो डीएमजी के बड़े अच्छे अफसर हैं, मगर व्हेन इट कम्स टू टैक्सेशन उनको भी कुछ नहीं पता। नीचे इनके जो 80% हमारे जो आईआरएस की रेवेन्यू है, उनके जो मेंबर ऑपरेशन अब जो नए आए हैं, वो मेरा ख्याल है फील्ड में बहुत अच्छे अफसर मेरे सामने रहे हैं इनके, बट उनका जो फोर्टे है वो पॉलिसी है, उनका फोर्टे ये है ही नहीं। और वो 2 साल 3 साल एफबीआर में ना रहने के बाद आए थे। तो सर आप कंपोजिशन ऑफ द टीम दे, कोई इनके पास ऐसा फिगर हेड नहीं है स्पेयर हेड कर सके जो कि एफबीआर को देखे, एफबीआर को जानता हो, रेवेन्यू मेजर और टैक्सेशन सिस्टम को जानता हो। 3 पोजीशंस में से एक कोई ऐसा होना चाहिए कि जो इस चीज को जानता हो और वो कॉम्प्रीहेंड करके आगे लेके चले एफबीआर। पॉइंट आपका बड़ा लॉजिकल है अशफाक साहब के, राइट मैन फॉर राइट जॉब सबसे पहले तो ये होना चाहिए। और जाहिर है अगर कोई कॉम्पिटेंट पर्सन भी है लेकिन वो राइट पोजीशन पे नहीं है तो फिर उसकी कॉम्पिटेंस का हम वो फ़ायदा नहीं उठा सकते। अब इसका वे आउट है क्या? पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करे गवर्नमेंट, पहले राइट मैन फॉर राइट जॉब की पॉलिसी अपनाई जाए और फिर ही हमें बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देखिए राइट मैन फॉर द राइट, देखिए राइट मैन फॉर द राइट जॉब का भी एक मसला है हमारे पास टीम फेवरेट्स होती हैं। हमने कभी भी ये नहीं देखा कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में या हमारे मिनिस्टर की सिलेक्शन में हु इज राइट पैग इन द राइट होल। और हम पता है एक चीज पे बस मजद होते हैं कि नहीं यार ये मेरा फेवरेट है, ये तेरा फेवरेट है, ये फॉर है, ये अगेंस्ट है। तो ये नहीं होना चाहिए, आपको देखना चाहिए, सारी चीजें आपके सामने होती, ग्राउंड रियलिटीज आपके सामने होती हैं। और आप फिर अगर किसी को लेके आते हैं तो उनको लॉन्ग टर्म रहने दें। I am nothing against any person or any particular office bearer or holder, मगर देखिए एफबीआर एक स्पेशलाइज, देखिए आप एक बात देख लें, आपका 90% रेवेन्यू जो होता है ना वो एफबीआर देता है आपको। तो उसको आप जाहिर बात है कमाओ पुत्र के लिए तो आपको बहुत ज्यादा कंडीशनें देखनी पड़ती है उनके लिए, और हो सकता है इसके एक से ज्यादा अगर आपको करना चाहिए आप कर ले। अब आपने मैकेंजी से रिपोर्ट बनवाई टैक्स रिफॉर्म्स की, किस चीज पे आई, क्या काम आई? आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हमारी आरआरएमसी की रिपोर्ट से कहीं ज्यादा बेहतर होती है अगर हमें फाइनल करने देते, बल्कि इंटरिम रिपोर्ट भी हमारी काफी बेहतर है उससे, मगर आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करने देते। और अगर आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने दें मुझे, वही चीज अब देखें, आप कोई आके कहता है कि जी कि सबसे बड़ी कस्टम के अंदर इस वक्त अगर कोई करप्शन है तो अप्रेजर में, वहां उसमें रिपोर्ट में सोल्यूशन दिया हुआ है। यहाँ ये होता है कि यहाँ पर सबसे बड़ी करप्शन ऑडिट में, उसका सोल्यूशन वहां दिया हुआ है। कोई रेवेन्यू मेजर नहीं मिल रहा हमें, उसका सोल्यूशन वहां दिया हुआ है। एग्रीकल्चर पे टैक्स कैसे लगाना है, उसका सोल्यूशन वहां दिया हुआ है। तो उन चीजों को आप देखें और उसकी मदद लें। आप अगर यहाँ बैठी हुई टीम सारे पाकिस्तानी आपको मदद करके देंगे। ये हम पैराशूट से नहीं आते कि हमें तजर्बा ही नहीं हो और अगर हमें कोई बोलते कि जी आप ये कम करके दें और हम अपनी जो प्रैक्टिकल नॉलेज ना हो और थ्योरेटिकल नॉलेज से आपसे पूछ के उससे पूछ के कोई रिपोर्ट बना दें, ऐसे नहीं होता। एफबीआर चलानी है, उन लोगों को लाएं जो एफबीआर को समझते हैं। और ये बात याद रखिएगा, पैराशूटर नहीं चला सकता एफबीआर। एफबीआर चलाने के लिए आपको लोकल टैलेंट चाहिए। तो अब एक एवरेज अशफाक साहब इस वक्त एफबीआर पर मंथ 47-48 अरब का जो इस वक्त एक शॉर्टफॉल का इसको सामना है, अब इसका वे आउट होगा क्या? ये कोई मिनी बजट अब कंफर्म है कि वही आएगा, उसी से फिर ये खसारा पूरा हो सकता है, या फिर टैक्स नेट को ब्रॉडन किया जा सकता है? चूँकि रिफॉर्म होता तो हमें कहीं कोई खास नज़र नहीं आ रहा, कोई इंप्लीमेंटेशन भी नज़र नहीं आ रही। ताजिर 2 स्कीम बुरी तरह नाकाम हुई, 1 लाख ताजिरों ने अपने आप को अभी तक उस पर रजिस्टर नहीं किया। जिन्होंने रजिस्टर भी किया है तो उन्होंने अपने निल रिटर्न फाइल किए हुए हैं, टैक्स कलेक्शन तो कुछ भी नहीं है। वो 10 अरब का टारगेट रख के आप 17 लाख अभी तक जमा कर पाएँ। तो अब होगा क्या, आगे बढ़ना कैसे है? अगर ये इसी तरह से हम खसारे में जाते रहे तो 13,000 अरब की जगह क्या साल के आखिर में हम 10,000 अरब पे खड़े होंगे? अरबाब ये तो 13,000 का तो टारगेट ही गलत था। आप अपनी मईशत को देखते हुए नहीं चल रहे हैं। आप अपने इन्फ्लेशन को ऊपर ले रहे हैं, आपने जीडीपी ग्रोथ को आपने ऊपर नीचे कर दिया। तो किस चीज की आप चाह क्या रहे थे, पहले तो ये पता नहीं था। और अब आप कह रहे हैं कि हाँ जी वो गलती हो गई। तो यार आप क्या, और आईएमएफ को भी मैं ब्लेम करूंगा। उस वक्त आप क्या कर रहे थे भाई?
जब आपके सामने ये बजट रखा गया था। तो आप पहले तो उन लोगों को अकाउंटेबिलिटी तो करें ना जिन्होंने ये बनाया था। और आज भी आप जो 47 बिलियन कह रहे हैं ना, ये मैं आपको दावे से कहता हूँ ये 75 बिलियन है। अच्छा। और ये सारे एडवांसेस लेके, स्पेशली कराची एलटीओ से ये एडवांसेस लेके ये सारे ये इनके बजट पूरे होते हैं। यानी 189 बिलियन की जगह इस वक्त आप कह रहे हैं शॉर्टफॉल 4 महीने का 300 बिलियन है। मेरे हिसाब से 300 बिलियन होना चाहिए। मैं आपको, आप ऑडिट करवा लें किसी से, एजीपीआर से करवा लें कि कितने एडवांसेस उठाए हैं इन्होंने यार। और एडवांसेस उठाने का भी कोई तुक नहीं है। आप देखें, मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली जो थ्योरी होती है हमारी, जो एलटीओ में या बड़ी जगहों पे 80-20 होती है कि 80% ऑफ द टैक्स पेयर जो आपका होता है ना, वो 20% टैक्स कंट्रीब्यूट करता है। और 20% जो टैक्स पेयर, जो लार्ज साइज टैक्स पेयर होते हैं, बिल्कुल जो जाइंट बैंकिंग सेक्टर है, टेलकोज है, वो 80% टैक्स आपको देते हैं, 20%। अब वो आप क्या करते हैं, उनसे आप एडवांसेस पकड़ते हैं 80 की बजाय उसको आप करते हैं 90। और बाकी जो जिनसे आपको 20 लेना होता है उनसे आप लेते हैं 10। जब आप उनसे 10 लेते हैं तो उनमें फिर ये करप्शन भी जागती है। और बड़े वालों में भी एक करप्शन हो जाती है कि जब आप उनसे एडवांस ले लेते हैं तो आपकी नजरें झुक जाती हैं उनके सामने। आप उनके काफी ऐसे जेन्युइन इश्यूज होते हैं जिनसे आप इनसे टैक्स ले सकते हैं, आप नहीं ले पा रहे क्योंकि आप उनको ऑब्लाइज वो आपको कर रहे हैं। तो जब वो आपको ऑब्लाइज करेंगे तो जाहिर बात है वो कुछ रिटर्न मांगेंगे आपसे। और वो रिटर्न ये होता है कि जी उनके ऑडिट के नोटिस विड्रॉ हो जाते हैं, उनके और बाकी सारे मामला विड्रॉ हो जाते हैं। तो ये सब चीजें आपको देखनी, इसका सिस्टम आपको एआई बेस, हमने जो कहा था कि रिटर्न को किस तरीके से देखना है, एफबीआर के पास कैपेसिटी नहीं है ऑडिट करने की। तो ये तो ऑटोमेटेड आपको सिस्टम करना पड़ेगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे ये मेरे दौर में मैंने ये कह दिया था, प्राल बना रहा था बट रुकवा दिया गया। यही चीज हमने उनके लिए बनाई थी कि जो कस्टम की जो जीडीज होती हैं कि फेसलेस जीडी होगी। इसी तरीके से हमने ये भी जो बनाया था अपना फेसलेस, हमने कहा था कि रिटर्न होंगे। तो ये क्यों आप इंप्लीमेंट नहीं करते? आपकी 80% ऑफ द इल्स तो आपकी खत्म हो जाएंगी। बट मैं कहता हूं उनको मैं मुरद इल्जाम ठहराऊंगा जिन्होंने ये बजट के टारगेट बनाए थे और जो बड़े आसानी से कह के निकल गए थे कि जी पाकिस्तान इज बैक टू द रोड। वेयर इज द रोड? तो अब अशफाक साहब वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अब ये जो इस वक्त ये खसारा है या शॉर्टफॉल है, इसको पूरा करने का फिर तरीका क्या है कि जीएसटी लगा दें पेट्रोलियम प्राइसेस पे, या कोई मिनी बजट ले आएँ? जिन लोगों पर पहले से टैक्स का बड़ा बोझ है उन्हीं पर वो टैक्स बढ़ा दिया जाए, चूँकि जो नेट से बाहर हैं वो तो अभी तक बाहर ही हैं, वो तो नहीं आ सके टैक्स नेट में। देखिए ये मैं आपको बताता हूँ, जब हम कहते थे इनको, हमने कहा था कि 40 लाख टैक्स पेयर में ला के देता हूँ, अल्लाह का वास्ता इस स्कीम में कोई डेंट नहीं मारा। तो उन्होंने आके पहला काम यही किया कि यार अच्छा 40 लाख आ रहे थे, ताजिर दोस्त स्कीम लेके आओ। अबे भाई उस स्कीम में आप रजिस्ट्रेशन कहते हो, कोई नहीं आता। हमने इनको बिल्कुल कैंडी फ्लॉस दिया था कि जी आप आ जाएं हमारे सिस्टम में, हम आपका 1% टैक्स काटेंगे, 3 करोड़ से नीचे जो भी ताजिर है उसको फुल एंड फाइनल कर देंगे, 3 करोड़ से ऊपर वाला इसको मिनिमम कर देंगे। हम आपका डेटा उनसे ले लेंगे जो उनसे आप परचेज कर रहे हो, वो आपको दे देंगे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हम आपको नहीं पूछेंगे, फिर आप स्लोली ग्रेजुअली सिस्टम में आ जाना। अब इनको ये था कि वी वोक अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, तो वो नहीं हो रहे थे। अब हम राइट साइड पे हो जाएंगे तो सब रजिस्टर हो जाएंगे। और सर आप अपने कल्चर को देखें, आपकी ग्राउंड रियलिटीज को देखें। आप जब तक उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाओगे, जब तक उससे अपने आप को उसकी मुताबिकत पे नहीं लेके जाओगे, आप कोई भी चीज सक्सेसफुल। 40 लाख टैक्स पेयर मेरे पास रजिस्टर होने के लिए आया था। 3 मेंबर ऑफ द एफबीआर, 4 चीफ और 6 सेक्रेटरी मेरे साथ बैठ के उनसे नेगोशिएट करते हैं, वो एग्री करते हैं, हम एग्री करते हैं, रिटर्न का फॉर्मेट एग्री हो गया। इसके बाद आपको क्या प्रॉब्लम थी कि आप उसको बजट में नहीं लाते यार? और आज इतना भोंडा तरीके से आप उसको बजट में लाए हैं कि मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, जिस वक्त आया था, आप प्रोग्राम अपने भी आर्काइव उठा ले, सारे मीडिया को उठा ले, मैंने ये कहा था कि इट इज बाउंड टू फेल। उस वक्त कोई नहीं मान रहा था। आज आप देख लीजिए जो बातें मैंने आपके प्रोग्रामों में कही हैं, आप इसकी एक चेकलिस्ट बनाएं और अगले प्रोग्राम में मैं आपको बताता हूँ इकोनॉमी कहां से रिवाइव हुई और क्या क्या करना चाहिए अभी आपको। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।